Hello student, this is Sembala from Maharaja Agarsen School Hisar. Today we are going to study History chapter 1 of class 9. After the end of this video, I will give you homework which will be checked once the school reopens. आज हम अपनी बुक शुरू करते हैं जो है हिस्ट्री की बुक है भारत और समकालीन विश्व। इसका फर्स्ट चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति कि फ्रांस की क्रांति जो है 1789 में हुई थी और इसके होने में किन किन कारकों का योगदान रहा और फ्रांसीसी क्रांति के कारण जो है देश में और विश्व में क्या क्या बदलाव आए और देश में किस तरह जो है फ्रांसीसी के कारण क्रांति के कारण स्वतंत्रता समानता आदि की भावनाओं का प्रसार हुआ। 14 जुलाई 1789 की सुबह जो है पेरिस नगर के अंदर आतंक का माहौल था। आतंक का मतलब भय का माहौल छाया हुआ था। वहां के राजा ने जो है शहर में सेना को घुसने का आदेश दे दिया और लोगों के अंदर ये अफवाह फैल गई थी कि राजा ने जो है नागरिकों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दिया है। तब जो है लगभग 7000 महिलाएं पुरुष जो है टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं और एक जनसेना का गठन करते हैं और वे हथियारों की खोज में जो है एक सरकारी भवन के अंदर जो है बहुत से सरकारी भवनों के अंदर जबरदस्ती घुस जाते हैं। तब जो है सैकड़ों लोगों का एक समूह जो है पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर जाता है और वहां बास्तिल के किले के जेल को तोड़ डालते हैं और जहां पर उन्हें भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी। हथियारों पर जो है इन्होंने कब्जा कर लिया और इस लड़ाई के अंदर जो बास्तिल जेल थी उसका कमांडर मारा गया और वहां पर जो है कैदी जो कैदी थे उन्हें छुड़ा लिया गया और वहां पर जो कैदी थे उनकी संख्या लगभग 7 थी। इस घटना के बाद जो है काफी दिनों तक पेरिस और देश के देहाती क्षेत्रों में यानी गांव के क्षेत्रों में अनेक संघर्ष हुए क्योंकि वहां की जनता जो थी पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी। पाव रोटी यानी कि उसमें उनके लिए खाने का यही भोजन था और इसकी कीमत जो है वहां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तब जो है लोगों ने जो है इसका विरोध किया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज सन 1774 के अंदर बुर्बोन राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की एक राजगद्दी पर बैठता है। उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोइनेट से हुआ। जब राज्यारोहण के समय यानी कि जब वह राजा बना उस समय उसका राजकोष बिल्कुल खाली था क्योंकि लंबे समय तक चले युद्धों के कारण जो है फ्रांस के वित्तीय संसाधन बिल्कुल नष्ट हो चुके थे। लुई 16वां के शासनकाल में फ्रांस ने जो है अमेरिका के 13 उपनिवेशों को जो है ब्रिटेन से आजाद कराने में सहायता दी। इस युद्ध के कारण जो है फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज्यादा का बोझ हो गया। 18वीं सदी के अंदर जो है फ्रांसीसी समाज 3 एस्टेट में बंटा हुआ था और जो तीसरे एस्टेट में आते थे जनसाधारण लोग, उन्हीं लोगों को ही जो है कर अदा करना पड़ता था। प्राचीन राजतंत्र शब्द का प्रयोग जो है सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज व संस्थाओं के लिए किया जाता था। फ्रांसीसी समाज में वर्ग व्यवस्था प्रचलित थी। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे और जो जमीन के मालिक थे उन किसानों की संख्या बहुत ही कम थी। 60% जमीन पर कुलीन यानी उच्च वर्ग के लोग, चर्च और तीसरी एस्टेट के अमीरों का अधिकार था। प्रथम 2 एस्टेट में जो है कुलीन वर्ग पादरी वर्ग के लोगों को विशेषाधिकार जन्मना प्राप्ति यानी कि उनको जो कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे और वो अधिकार जो है उन्हें जन्म से ही प्राप्त होते। चर्च भी जो है किसानों के करों का एक हिस्सा जो है धार्मिक कर के रूप में वसूल करता था जिसे टाइड कहा जाता था और इन करों में तीसरी एस्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना पड़ता था। दूसरा कर था टाइल जिसे प्रत्यक्ष कर भी कहा जाता था और कुछ एक अप्रत्यक्ष कर भी उनसे लिए जाते थे। अप्रत्यक्ष कर कौन से थे? जो नमक व तंबाकू जैसी जो रोजाना उपभोग की वस्तुएं हैं उन पर लगाए जाते थे यानी कि करों का बोझ जो था वो ज्यादातर तीसरे वर्ग के लोगों के ऊपर ही आता था।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जीने का संघर्ष। यानी कि फ्रांस की जनसंख्या जो है सन 1715 के अंदर लगभग 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 के अंदर बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई, 8 करोड़ हो गई। तो जो है जिस तरह जनसंख्या बढ़ी उसकी तुलना में अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ा। इसके कारण जो है अधिकतर कामगार जो थे कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी को उनके मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी जो है महंगाई की दर जो है महंगाई की दर की तरह नहीं बढ़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अमीर और गरीब की खाई चौड़ी होती गई, यानी अमीरी गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ती गई। और कई बार स्थिति उस समय बदतर हो जाती थी जब सूखे या ओले के प्रकोप के कारण जो है पैदावार नष्ट हो जाती थी। इससे जो है रोजी रोटी का भी संकट पैदा हो जाता था, यानी कि लोगों को खाने के लिए भोजन भी नहीं मिल पाता था। तो ऐसे जीविका संकट जो है फ्रांसीसी क्रांति के समय प्राचीन राजतंत्र के अंदर आम बात थी। यानी कि जीविका संकट क्या होता है? एक ऐसी स्थिति जब जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी लोगों के पास उपलब्ध नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। यानी कि 18वीं सदी के अंदर एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यम वर्ग का नाम दिया गया, जिसने जो है फैलते समुद्र पारीय यानी कि समुद्र के पार व्यापार और ऊनी रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा की। ऊनी व रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात कर दिया जाता था या फिर समाज के जो समृद्ध लोग थे यानी कि अमीर लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरी एस्टेट के अंदर जो है इन सौदागरों व निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे, जो सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। यानी कि मध्यम वर्ग के लोग जो है सभी के लिए बराबर अधिकार की मांग कर रहे थे कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए, स्वतंत्रता, समान नियम व समान अवसरों के आधार पर ही जो है आधारित समाज की कल्पना करनी चाहिए। और इसी की परिकल्पना को मद्देनजर रखते हुए जो है जॉन लॉक, जॉर्ज और रूसो ने जो है अपने अपने विचार किए। टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ये जो है जॉन लॉक ने लिखा था। इसमें उसने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया और रूसो ने भी जो है इसी बात को विचार को आगे बढ़ाते हुए जो है राजा के दैवीय अधिकारों का विरोध किया। रूसो ने जो है अपनी पुस्तक लिखी थी सामाजिक अनुबंध। इसी तरह मोंटेस्क्यू जो है उन्होंने किताब लिखी थी द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसमें जो है उन्होंने सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात की। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 13 उपनिवेश जो थे ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित करवाया, तो वहां पर उन्होंने इसी मॉडल की सरकार बनी, यानी कि जो है शासन का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में किया। सेकेंड टॉपिक आता है हमारा क्रांति की शुरुआत, यानी कि फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब और कैसे हुई। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट अपने अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन ये सम्राट ही निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक जो है सन 1614 के अंदर बुलाई गई। फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए जो है एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। पहले और दूसरे एस्टेट ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो कि आमने सामने की कतारों में बिठाए गए, जबकि तीसरे एस्टेट्स के 600 प्रतिनिधि जो है उन प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों के पीछे खड़े कर दिए गए। तीसरे एस्टेट का प्रतिनिधित्व समृद्ध व शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे, क्योंकि किसानों, औरतों व कारीगरों का सभा के अंदर प्रवेश वर्जित था।
स्टेट जनरल के नियमों के अनुसार जो है प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था और इस बार भी लुई सोल्वा ने इसी प्रथा का पालन किया। लेकिन तीसरे एस्टेट के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने ये मांग रखी कि इस बार मतदान पूरे सभा के द्वारा कराया जाना चाहिए, यानी कि प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए। और ये बात जो है रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी थी। लेकिन सम्राट ने जो है उनके इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो जो है तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधि जो है वो सभा छोड़कर चले गए। तब जो है तीसरे एस्टेट के प्रतिनिधियों ने खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते हुए 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए और अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। और इस नेशनल असेंबली का नेतृत्व जो है मिराबियो और आवेसिये ने किया। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप तैयार करने में लगी हुई थी, उस समय पूरा फ्रांस जो है आंदोलित हो रहा था, यानी कि पूरे फ्रांस के अंदर आंदोलन फैल रहा था, क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण यानी ज्यादा सर्दी के कारण वहां की फसल खत्म हो चुकी थी और जो पाव रोटी की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी थी। और बेकरी मालिक जो थे वो उस स्थिति का लाभ उठाते हुए जमाखोरी करने में जुटे हुए थे। लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी जो है पाव रोटी नहीं मिल पाती थी, जिसके कारण जो है लोगों ने जो है वहां भीड़ ने दुकानों के ऊपर धावा बोलना शुरू कर दिया। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करते हुए लुई सोल्वा ने जो है अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी और मान लिया कि अब उनकी सत्ता पर से अब संविधान का अंकुश रहेगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित कर दिया और पादरी वर्ग के लोगों को भी उनके विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। धार्मिक कर को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। हमारा आज तक का टॉपिक। यहाँ तक के क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न करेंगे और अपनी नोटबुक में राइट करेंगे।